नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द इनसाइट ऑफ ट्रुथ में। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर चर्चाएं होनी चाहिए, जिस पर बहसें होनी चाहिए, लेकिन उस स्तर पर होती नहीं है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कि किस तरीके से भारतीय राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है और ये दीमक की तरह हमारी राजनीति को धीरे धीरे खोखला करती चली जा रही है। हमारी डेमोक्रेसी को धीरे धीरे खोखला करती ही चली जा रही है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि आज संसद में, जी हाँ, आज संसद में और विधानसभाओं में बड़ी संख्या में ऐसे नेता बैठे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। और आपराधिक मामले छोटे मोटे नहीं, हत्या, अपहरण, दंगे और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। और इसके बावजूद वो लोग सत्ता पर बैठे हुए हैं। वो अपनी शक्ति और पैसे के दम पर चुनाव जीत जाते हैं, हमें वादा करते हैं एक बेहतर भविष्य का, और मन में उनके चलता है कि बेहतर भविष्य तो होगा, लेकिन हमारा और हमारे बच्चों का। चुनाव के टाइम पे वोट मांगने के लिए चंद पैसे दे करके, जब उन्हें वोट चाहिए होता है तो चंद पैसे दे करके वोट खरीद लेते हैं और उसके बाद उनका सत्ता का खेल चालू हो जाता है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आंकड़े बताते हैं और इन आंकड़ों से मैं स्पष्ट करूंगा कि किस तरीके से भारतीय राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है। एक इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट देखिए जिसमें एक पीआईएल दायर की गई थी और जिस पर चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी एमपीज और एमएलए कन्विक्टेड पाए जाएंगे, जो भी एमपी और एमएलए कन्विक्टेड पाए जाएंगे किसी भी आपराधिक मामले पे, उनको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाएगा। जी हाँ, लाइफ टाइम के लिए बैन करने की इसमें बात कही गई थी। लेकिन क्या ऐसा कुछ होता है? क्या हमारी न्याय व्यवस्था इतनी सशक्त है कि वो इतनी जल्दी न्याय दे सके कि इनके ऊपर कार्रवाई हो सके और ये सत्ता से बेदखल हो सके? जी नहीं। और ये बात सिर्फ आज की नहीं है, 1980 के दशक से ही बाहुबल और पैसे के दम पर लोग चुनावों में उतरते हैं, रुपए खर्च करते हैं और उसके बाद वो अपनी कमाई और अपने साम्राज्य का सिलसिला चालू करते हैं। एक आंकड़े दिखाता हूं मैं आपको। आंकड़े देख के शायद आपको कुछ इस विषय की गंभीरता के बारे में पता चले कि किस तरीके से पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन बढ़ा है। ये आंकड़े देखिए 2009 में, जी हाँ, 2009 में 162 एमपीज, 2009 में 162 एमपीज, 2014 में 185 एमपीज, 2019 में 233 और 2024 में 251 एमपीज, यानी 46% क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स का हो चुका था 2024 तक। और इसके आगे ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है लगातार। सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, आप देखेंगे कि विधायकों के लिए स्टेट्स में आंध्र प्रदेश लीड कर रहा है इस चीज को, जहां पर 79% एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केसेस है। जी हाँ, 79% एमएलए के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जिनमें से जो सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं वो है 56 एमएलए की। बिहार, महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना, ये सब वो राज्य हैं जिनके विधायकों के ऊपर इतने सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और ये प्रक्रिया लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। 2024 के लोकसभा के चुनावों का आंकड़ा देखिए, 2025 के लोकसभा चुनावों का आंकड़ा देखिए और आप पाएंगे कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनलाइजेशन है वो बढ़ा है। 2024, जी हाँ, 2024 में लगभग 251 आपराधिक मुकदमे लोगों के ऊपर दायर थे और जिनमें से गंभीर मामले 170। 2025 का भी वही आंकड़ा है जहां पे विधायकों के ऊपर 1000
861 विधायक और जिनमें से सीरियस मामले 1205 विधायकों के ऊपर। फिर भी ये पोजीशन में है, ये सत्ता में है। ये बताता है कि भारतीय राजनीति का किस हद तक क्रिमिनलाइजेशन हो चुका है। अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो मैं और आपको आंकड़े दिखाऊंगा जिनसे आपको स्पष्ट होगा कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग क्रिमिनलों को अपनी जगह देती हैं कि आप आए और हमारी तरफ से चुनाव लड़े। उसमें ना टीडीपी पीछे है, ना डीएमके पीछे, ना एसपी, ना आईएनसी, ना आम आदमी पार्टी, ना भारतीय समाजवादी पार्टी, ना भारतीय जनता पार्टी जो अभी सत्ता में सरकार है जिसकी, उस पार्टी के एमएलए के ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं और बहुत बड़े स्तर पर दर्ज हैं। ये आपराधिक मामले सिर्फ ये नहीं दर्शाते हैं कि हाँ ठीक है भारतीय पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, इन आपराधिक प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों के कारण ही आज देश में करप्शन बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव हम सब पर पड़ता है। आइए आपको एक आंकड़े दिखाता हूं मैं, जिन्हें देखकर शायद आप चौंक जाएंगे कि भारतीय राजनीति में करप्शन किस स्तर पर है, जो कि लगातार बढ़ रहा है। सीपीआई की रैंकिंग आती है और उस रैंकिंग में 2011 से ज्यादा जो व्यक्ति आपराधिक में लिप्त हैं, करप्शन के चार्जेस हो रहे हैं, करप्शन के काम हो रहे हैं, वो 2011 से ज्यादा 2025 में है। जी हाँ, 2024 में तो इसका जो रैंकिंग था वो था 96। जी हाँ, 2011 में 93 और 2024 में 96। बीच में थोड़ी बहुत उठक पटक चलती रही, लेकिन लगभग 90% ये जो क्रिमिनलाइजेशन है ये बढ़ चुका है। इंडिया में देखिए, ये रैंकिंग दी गई है 2012 में 36% और 2021 में 40%। लगातार ग्रोथ कर रही है ये चीज। एक सर्वे हुआ था, जिस सर्वे में लोगों से पूछा गया था, इज इंडिया करप्टेड कंट्री, तो सिर्फ 11% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था नहीं, और 21% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था, सॉरी 89% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था हाँ भारत एक करप्टेड कंट्री है। ये स्थिति है भारत की, और ये काम सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो अपराध में लिप्त हैं। उनकी ही सोच में इतनी गंदगी है कि वो करप्शन को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। इसके कई कारण हैं। जी हाँ, कई कारण हैं। कमजोर न्याय प्रणाली, जाति व धर्म की राजनीति, पैसों और शक्ति का प्रभाव, दबदबा, ये सब ऐसे कारण हैं जो कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं। इसके कुछ समाधान के कारण भी, समाधान भी है, लेकिन उनके ऊपर काम किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि जितने उम्मीदवार हैं उनको अपने आपराधिक मामलों की जानकारी देनी पड़ेगी, लेकिन क्या इससे कुछ हुआ? जी नहीं। हर पार्टी में इतने आपराधिक मामलों वाले विधायक भर्ती हैं कि उनकी कोई सीमा ही नहीं है कि वो कितना करप्शन फैलाएंगे, कितने अपराध और बढ़ाएंगे शक्ति के दम पर। इसका एक कारण ये हो सकता है, इसका एक समाधान ये हो सकता है कि अगर न्याय व्यवस्था तेज हो जाए, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ, अगर न्याय व्यवस्था तेज हो जाए तो इनको सजा जल्दी मिलेगी और ऐसी प्रवृत्तियां रुकेंगी। अगर राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट ना दें तो भी से प्रवृत्तियां रुक सकती हैं, और अगर जनता जागरूक हो जाए तो भी ये प्रवृत्तियां रुक सकती हैं। तो मुझे कमेंट में बताइए कि क्या इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए सरकार को काम करना चाहिए, क्या विपक्ष को साथ आना चाहिए, या फिर यूं ही हम मूर्ख बनते रहेंगे और ये लोग आपराधिक प्रवृत्तियों वाले लोगों को टिकट देते जाएंगे और हम मूर्ख बनकर उनको वोट देते जाएंगे और जिताते हुए चले जाएंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी इसमें राय क्या है। धन्यवाद।